Hello students, this is your English class and today I will explain you chapter 4, A Truly Beautiful Mind from your book Beehive. This is a chapter about a true genius, Dr. Albert Einstein. उनको एक ट्रू जीनियस माना जाता है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद विल फाइंड आउट कि क्या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जीनियस लोगों की, कैसे होते हैं जीनियस लोग, ये हम इस चैप्टर से जानेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th March 1879। उनका बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, without any indication that he was destined for greatness। वो पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 को और जर्मनी के उल्म शहर में उनका बर्थ हुआ था। और जब वो पैदा हुए थे तब ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था जिससे पता लगे कि ये आगे चलकर इतने ग्रेट होने वाले हैं, इतने महान बनने वाले। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. और इतने महान हैं बने वो आगे जाकर। ठीक इसके विपरीत, इसके उलट उनकी मदर को लगता था कि अल्बर्ट जो है वो एक फ्रीक हैं, सनकी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मदर को लगता था कि उनका जो सर है, हेड है, वो काफ़ी बड़ा है। At the age of 2.5, Einstein still was not talking। 2.5 years के हो गए थे वो और तब तक भी वो बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे, रिपीट करते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring। आइंस्टाइन को नहीं समझ आता था कि बाकी बच्चों के साथ वो क्या करें, उनके साथ खेलना है या नहीं खेलना है, उनको कुछ समझ नहीं आता था और इसलिए उनके जो साथी बच्चे थे वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसलिए आइंस्टाइन अकेले खेला करते थे। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर वो अकेले खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" उनको सबसे ज़्यादा स्पेशली पसंद आते थे मैकेनिकल टॉयज़, जिनमें मोटर्स हों, मशीन्स हों, व्हील्स हों, ऐसे टॉयज़ उनको पसंद आते थे। और जब उन्होंने अपनी न्यूली बॉर्न सिस्टर माजा को देखा था तब ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything। और एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल ने एक बार उनके फादर से कहा था कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। मीन्स कोई भी चीज़ वो अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखें, और बाद में आगे चलकर वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने। अमेच्योर मीन्स जिसको कला तो आती है लेकिन वो उसको अपना करियर नहीं बनाते। ये साइंटिस्ट बने थे इसलिए वायलिनिस्ट नहीं बन पाए, लेकिन बहुत अच्छा वायलिन ये बजा लेते थे और पूरे लाइफ टाइम इन्होंने वायलिन बजाना जारी रखा जब भी इन्हें टाइम मिलता था। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। वो बुरे स्टूडेंट नहीं थे। पीपल मीन्स स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल in Munich, where Einstein's family
had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. म्यूनिक के हाई स्कूल में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए. म्यूनिक जहाँ उनकी फैमिली उनको लेकर आ गई थी जब वो 15 महीनों के थे. जब वो ओनली 15 मंथ्स के थे तब उनकी फैमिली उनको म्यूनिक लेकर आ गई थी और वहाँ पर हाई स्कूल में उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद द टीचर्स. आइंस्टाइन को स्कूल के जो सख्त नियम कायदे थे वो पसंद नहीं थे और इसलिए उनकी अक्सर अपने टीचर्स के साथ क्लैशिंग हो जाती थी, बहस हो जाती थी. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और जब वो 15 साल के हुए तो आइंस्टाइन इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे उन सारे रूल्स रेगुलेशंस से कि उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. और जब ये 14 साल के थे, मतलब 1 साल पहले इनके पेरेंट्स मिलान चले गए थे इनको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, अपने रिलेटिव्स के पास छोड़कर. ये वहीं पढ़ रहे थे म्यूनिक में और इनके पेरेंट्स इनको वहाँ छोड़कर मिलान चले गए थे. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. इसके बाद इन्होंने स्कूल तो छोड़ ही दिया था म्यूनिक में. अपने पेरेंट्स के साथ इनका काफ़ी लंबा डिस्कशन चला और इनकी जो इच्छा थी कि ये जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में आगे की पढ़ाई करें जो म्यूनिक से काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, आज़ाद ख्याल है, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं हैं. ये वहाँ पर पढ़ना चाहते थे तो इनकी वो इच्छा पूरी हो गई. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन जो है वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे. उनका इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में. तो स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करेंगे. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus moustache. लेकिन साइंस ही अकेली चीज़ नहीं थी जो इनको अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ. इनकी मूँछों को वॉलरस मुस्टैच कहा गया है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी मूँछें जो हैं वो नीचे की तरफ इनके अपर लिप को कवर कर रही है. तो और क्या चीज़ थी ऐसी जिसमें इनको इंटरेस्ट था मैथ्स और फिज़िक्स के अलावा? He also felt a special interest in fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. इनको अपनी एक फेलो स्टूडेंट जो इनके साथ पढ़ती थी मिलेवा मैरिक नाम की एक लड़की में भी इंटरेस्ट था. और क्यों? क्योंकि ये उसको एक क्लेवर क्रीचर मानते थे, इंटेलिजेंट मानते थे. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये जो यंग सर्ब लड़की थी ये स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक की जो ये यूनिवर्सिटी थी ये यूरोप की उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थी जहाँ वुमेन को डिग्रीज़ लेने की या पढ़ाई करने की आज़ादी थी. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. मिलेवा मैरिक में आइंस्टीन को एक दोस्त दिखाई देता था, एली, और बाकी लोग उनको फिलिस्तीन्स लगते थे. ऐसे लोग लगते थे जो इनकी फैमिली में थे, जो इनके बारे में डिसअप्रूविंगली बात करते थे क्योंकि इनको लिटरेचर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. ये सिर्फ मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट था इनको, फिज़िक्स में, इसलिए लोग इनके खिलाफ़ बातें करते थे. तो ऐसे लोगों के बीच में इनको मिलेवा मैरिक अच्छी लगती थी और उसमें एक फ्रेंड नज़र आता था. द कपल फेल इन लव. इन दोनों
के बीच में लव हुआ. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. और कुछ ऐसे लेटर्स आज भी मौजूद हैं जिनमें इन दोनों के जो अफेक्शन के बारे में हमें पता लगता है. और ये लोग जो लेटर्स लिखा करते थे वो किस तरह के होते थे. रोट आइंस्टीन, एक बार आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. आइंस्टाइन ने एक बार लिखा था कि हम कितने खुश होंगे और प्राउड फील करेंगे जब हम दोनों मिलकर रिलेटिविटी पर अपने वर्क को एक कंक्लूजन तक पहुंचा देंगे. रिलेटिविटी की थ्योरी इन्होंने दी थी आगे चलकर, तो ये उस बारे में बात कर रहे थे अपने लेटर्स में. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 साल की एज में 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन कर ली थी और अब तक इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, नौकरी नहीं थी. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. और अगले 2 सालों तक इन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया और प्राइवेट ट्यूशन्स भी देते थे ये. और फाइनली 2 साल के बाद 1902 में इनको एक पेटेंट ऑफिस, बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक जॉब मिलती है. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. वहाँ पर पेटेंट ऑफिस में ये दूसरे लोगों की इन्वेंशंस को पेटेंट करते थे और वहाँ पर ये चुपके से धीरे धीरे अपने आइडियाज़ भी डेवलप कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. और मजाक में ये अपने उस डेस्क ड्रावर को कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. इनका एक फेमस पेपर पब्लिश हुआ था 1905 में, जिसमें इन्होंने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात की थी, समझाने की कोशिश की थी, जिसके अकॉर्डिंग, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, एक्यूरेट नहीं हो सकते. इंडीड 2 perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. इन्होंने इसको 2 घड़ियों के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की कि अगर 2 घड़ियों को परफेक्टली मिलाकर एक जैसे टाइम पर मैच करके छोड़ दिया जाए और जब एक कुछ टाइम के बाद उनको वापस चेक करें तो उनमें से एक घड़ी फास्ट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसकी जो मशीनरी है वो रिलेटिवली कुछ फास्ट चल रही हो, मीन्स वो कुछ आगे का समय दिखा सकती है. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसी से आगे चलकर वर्ल्ड का फेमस फार्मूला E = mc² आया था. और इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, m for mass and c for speed of light in a vacuum. और इसको एक और तरीके से आइंस्टाइन ने समझाने की कोशिश की थी कि when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes. कि जब आप एक अच्छी सी लड़की के साथ 2 घंटे के लिए भी बैठे होते हो तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठे हो. बट वेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. दैट्स रिलेटिविटी. और जब आप एक गर्म तवे के ऊपर 2 मिनट के लिए भी बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि हम 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं. तो ये रिलेटिविटी होती है. तो आइंस्टाइन ने इस रिलेटिविटी की थ्योरी को ऐसे भी समझाने की कोशिश की.
While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. मीन्स जब वो फिज़िक्स की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. जब 1900 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी तो अल्बर्ट चाहते थे कि वो उसी वक्त मिलेवा से शादी कर लें, लेकिन उनकी मदर इस शादी के, इस मैरिज के अगेंस्ट थी. शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. उनकी मदर इसलिए इस मैरिज के अगेंस्ट थी क्योंकि मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी और उनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं. उनकी मदर को ऐसा लगता था. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. और इनकी जो मदर थी उनको मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी प्रॉब्लम थी. वो कहती थी कि मिलेवा भी तुम्हारी तरह, मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, एक बुक है. तो आइंस्टाइन ने अपनी शादी को रोक दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. और फाइनली इन्होंने शादी की इन 1903, मतलब 3 साल तक इनकी मैरिज नहीं हो पाई और फाइनली 1903 में इन्होंने मैरिज की और इनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. लेकिन कुछ सालों बाद इनकी जो मैरिज थी वो फेल हो गई और कमज़ोर हो गई. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. Mileva घर पर रह करके अपनी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, वो बहुत कुछ करना चाहती थी इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, तो वो ख़त्म हो रही थी उनकी एम्बिशन और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर वो रह गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. आइंस्टाइन मैरिड his cousin Elsa the same year. सालों तक लगातार झगड़ने के बाद इस कपल ने फाइनली 1919 में डिवोर्स ले लिया और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. In 1915 शादी हुई थी उनकी और उसी वक्त लगभग 1915 में उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की थी रिलेटिविटी की, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ग्रेविटी का नया इंटरप्रिटेशन था, नए तरीके से ग्रेविटी को समझाने की कोशिश की गई थी. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1915 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी और एक सूर्य ग्रहण ने 1919 में जो सूर्य ग्रहण पड़ा था उसने इसको करेक्ट प्रूव कर दिया. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. 4 साल पहले ही 1919 में जो इक्लिप्स होने वाला था उसकी कैलकुलेशन आइंस्टाइन ने 1915 में पहले ही कर दी थी और उन्होंने बता दिया था कि किस तरीके से कुछ फिक्स्ड स्टार्स की जो लाइट है वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से कैसे डिफ्लेक्ट होगी. और वो जब 1919 में सूर्य ग्रहण हुआ, सोलर इक्लिप्स हुआ, तो वो सही प्रूव हुई. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और न्यूज़पेपर्स ने उनके इस काम को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921. उनको 1921 में फ़िज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया. ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस. उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिले पूरी दुनिया से, इन्विटेशंस मिले और प्रेस ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की.
When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब जर्मनी में 1933 में नाजीज आ गए पावर में, नाजियों का कब्ज़ा हो गया जर्मनी पर, तो आइंस्टाइन वहाँ से अमेरिका चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 सालों के बाद 1938 में न्यूक्लियर फिजन जब बर्लिन में डिस्कवर हुआ तो अमेरिकन फिजिसिस्ट में एक रोष आ गया, वो नाराज़ हो गए. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid that the Nazis could build and use an atomic bomb. उनमें से बहुत सारे फिजिसिस्ट आइंस्टाइन की तरह नाजियों से डर कर आ गए थे यहाँ पर, और अब उनमें एक और नया डर था कि नाजीज जो हैं वो एटम बम बना लेंगे न्यूक्लियर फिशन से और उसको यूज़ भी करेंगे. ये एक डर की बात थी. Definitely. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. और इनके कलीग ने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनको 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने उनको वार्निंग दी थी कि इस तरह के एक सिंगल बॉम्ब से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, कि अगर इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब पोर्ट पर, बंदरगाह पर डाल दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो वो उस पूरे के पूरे पोर्ट को तो तबाह कर ही देगा बल्कि आसपास के कुछ एरिया को भी तबाह कर देगा. ये इनका कम अंदाज़ा था, तबाही बहुत ज़्यादा होती थी. His words did not fail to have an effect. इनके वर्ड्स ने एक इफेक्ट डाला, लेकिन कैसा इफेक्ट था? The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. इनके शब्दों का असर हुआ, लेकिन उल्टा हुआ. जैसा इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके अपोजिट हो गया. अमेरिकन्स ने खुद एक एटॉमिक बम बना लिया सीक्रेटली, चुपचाप, और उसको जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया. कब गिराया? अगस्त 1945 में. और बहुत बड़ी तबाही हुई, बहुत ज़्यादा. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. आइंस्टाइन को इससे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा और इस बार उन्होंने एक पब्लिक मिसिव, एक ऐसा लेटर जो बहुत लंबा होता है और ऑफिशियल होता है, वो लिखा यूनाइटेड नेशंस को. यूएनओ के बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और उस लेटर में, उस मिसिव में उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, दुनिया की एक गवर्नमेंट बनाई जाए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. और जैसे रूजवेल्ट को जो इन्होंने लेटर लिखा था उसका असर हो गया था, भले ही वो एक अपोजिट हुआ था, उल्टा हुआ था, इस लेटर का कहीं कोई असर नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स. और आने वाले दशकों में, आने वाले सालों में आइंस्टाइन का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. कैसे हो गया था उनका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट? कि वो आर्म्स को, मीन्स हथियारों को बनाने और उनको इकट्ठा करने में और उनको यूज़ करने में से रोकने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ करते थे. पीस और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे थे वो. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 76 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई 1955 में, तो उस वक्त उनको एक ऐसे इंसान के रूप में देखा गया, एक विजनरी के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में जो फ्यूचर के बारे में
सोच सकता था, और एक वर्ल्ड सिटीज़न, जो पूरी दुनिया के सिटीज़न के रूप में उनको सेलिब्रेट किया गया, सम्मान दिया गया. This is all. We'll meet in next class. Till then, take care and goodbye.